Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. In the last lecture, we have started lesson number 6, My Childhood. This is a brief story of Dr. APJ Abdul Kalam's childhood. It was taken from The Wings of Fire, his autobiography. Okay. कल हमने जैसा कल मतलब जो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, शुरुआत के बारे में, कैसा वो अपने घर के बारे में उन्होंने बताया कि उनके फादर, उनके मदर, उनके बारे में उन्होंने थोड़ा बताया कि उनके फादर जैनुल आबदीन, ठीक है, वो ना ही तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही मतलब उनके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अपने बच्चों को कमी महसूस नहीं होने दी। जैसा कि लास्ट में था कि वो उसका जो चाइल्डहुड था, उनका जो बचपन था, वो बहुत ही सिक्योर था, मटेरियली और इमोशनली, भावनात्मक रूप से और भौतिक रूप से। और उनका जो घर था रामेश्वरम मस्जिद वाली गली में था और वहाँ पर बहुत से जो गांव मतलब लोग थे वो वहाँ पर खाना खाते थे, ठीक है। उसके आज आगे की स्टोरी हम शुरू करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो शुरू हो चुका था 1939 में, जब वो 8 साल के थे। फोर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड। कुछ कारणों से जिन्हें कि मैं नहीं समझ पाया उस समय। और सडन डिमांड, ठीक है, मतलब कुछ कारणों से उस रीज़न को मैं नहीं समझ पाया। किस बात को नहीं समझ पाया, ये आ जाएगा। ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। एक सडन मतलब अचानक, डिमांड मतलब ज़रूरत। टैमरिंड क्या होता है? ये होता है इमली के जो बीज होते हैं, ठीक है, इमली होती है टैमरिंड, और सीड बीज। इमली के जो बीज थे उसकी एकदम से डिमांड बढ़ चुकी थी। उसकी डिमांड थी, इरप्टेड मैंने फूटना, इन द मार्केट, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी थी इमली के बीजों की। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। मैं उनको अक्सर इकट्ठा किया करता। आई यूज्ड टू मतलब क्या होता है इसका, हम अपनी आदत बताने के लिए, हम पिछले पास्ट में अगर कुछ हम कोई काम कर रहे हो रेगुलर, तो उसको हम आई यूज्ड टू के रूप में हम इंडिकेट करते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं अक्सर उनको इकट्ठा किया करता था उन बीजों को, और सेल में नहीं बेचना, उनको बेच दिया करता था एक प्रोविजन शॉप, प्रोविजन मतलब किराने की दुकान के ऊपर उसको बेच दिया करता था। कहाँ पर? मस्जिद वाली गली में। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। एक दिन का जो कलेक्शन होता था मेरा, जो मतलब इकट्ठे वो बेच के एक दिन का कलेक्शन होता था, वो क्या होता था? द सम ऑफ 1 आना, लगभग 1 आने के बराबर वो पैसे इकट्ठा कर लिया करता था। 1 आना मतलब कितना होता है? एन ओल्ड इंडियन कॉइन, ठीक है, एक पुरानी जो भारतीय मुद्रा है उसका एक सिक्का, ठीक है, पुराना सिक्का है जिसकी कीमत है लगभग 6 पैसे, ठीक है। वो 1 आना वो उन दिनों में कमा लिया करते थे। कब की बात है ये? 1939 की लगभग बात है। और ये जो एक वर्ड आया था प्रिंसली, प्रिंसली सम का मतलब जनरली जेनरस अमाउंट, एक अमाउंट होता है। हेयर आयरनिक मतलब यहाँ पर आयरनी है, कटु इसके ऊपर मतलब आयरनी को बोलते हैं हम, इसके ऊपर कटाक्ष करने के लिए, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं लगभग 1 आना कमा लिया करता हूँ। उस समय वो 1 आना भी बहुत बड़ी बात थी, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे बहनोई, ठीक है, उनके मतलब जीजा जी जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के वो थे, जलालुद्दीन, कह रहे कि वो मुझे अक्सर कहानियाँ बताया करते थे युद्ध के बारे में, और जिन्हें मैं बाद में मतलब लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस, ट्रेस मैंने खोजना, कि मैं उनको बाद में खोजा करता था। किसमें? इन द हेडलाइंस, उनकी जो दिनामनी, इन दिनामनी न्यूज़पेपर का नाम, उसकी जो हेडलाइंस थी उनमें उनको मैं खोजा करता था। वन एरिया, आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो क्षेत्र था, हमारा जो एरिया था, बीइंग आइसोलेटेड, आइसोलेटेड क्या होता है? पृथक, अलग होना, ठीक है। जैसा कि हम कोरोना वायरस, अब जो महामारी है, पेंडेमिक है, इसके अंदर देखें ना, आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट का मतलब पृथक करना, बिल्कुल अलग कर देना। तो कह रहा है कि हमारा जो एरिया था अलग होते हुए, बीइंग आइसोलेटेड मीन्स अलग होते हुए, वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, वो पूरी तरीके से अप्रभावित, अनअफेक्टेड मतलब अप्रभावित था, किससे? युद्ध से।
But soon India was forced to join the Allied force and something like a state of emergency was declared. और जल्दी ही क्या हुआ, लेकिन जल्दी ही भारत को फोर्स किया गया, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि टू ज्वाइन एलाइड फोर्स। एलाइड फोर्स क्या होता है? क्या था? द आर्मी ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो सेनाएं थी, कौन सी? यूके की, यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड रशिया, इन जो तीन बड़ी जो महाशक्तियाँ हैं, इनकी जो सेनाएं थी उनको मिला करके एलिड फोर्स थी, उसने फोर्स किया भारत को कि वो भी उनको ज्वाइन करे। और वहाँ एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और वहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी जिसको हम इमरजेंसी कह सकते थे। भारत के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हेल्ड एट रामेश्वरम स्टेशन। जो पहली कैजुअलिटी मतलब आघात होता है या नुकसान, जो हमें पहला जो नुकसान हुआ इस वर्ल्ड वॉर का, वो था केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब क्या होता है? स्थगित करना। सस्पेंशन का मतलब स्थगित करना। कि किस रूप में आया? कि जो ट्रेन थी उसको स्थगित किया गया कि यहाँ पर रुकना नहीं है, ठीक है। कहा गया कि यहाँ पर नहीं रुकना, बाद में मतलब कुछ समय बाद में रुकना शुरू करेंगे, ठीक है। वहाँ पर ये हुआ, कहाँ? रामेश्वरम स्टेशन पे। The newspapers were now had to be bundled and thrown out from the moving train on Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। अब कह रहा है कि जो न्यूज़पेपर्स थे अब बंडल्ड किए गए, मतलब उनको बांधा गया और फेंक दिया गया। एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन में से बाहर फेंक दिए गए ऑन द रामेश्वरम रोड। किसके बीच में? रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में जो रोड था वहाँ पर फेंक दिए गए बंडल बना करके न्यूज़पेपर के। दैट मतलब ये जो पूरा प्रोसेस था कि जो चलते हुए ट्रेन में से जो बंडल थे न्यूज़पेपर को फेंकने वाला जो काम था, क्या? दैट फोर्स, उसने फोर्स किया, उसके ऊपर बल दिया। किसके ऊपर? माई कज़न शमसुद्दीन। जो शमसुद्दीन थे, उनके कज़न जो थे, चचेरे या मुसेरे जो भाई थे उनके ऊपर फोर्स डाला। क्या चीज़ का? हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जो कि न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया करता था। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटा करता था, न्यूज़पेपर्स को घरों में दिया करता था। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील द स्लॉट। और वो एक हेल्पिंग हैंड मतलब एक सहायक को ढूंढ रहा था, ठीक है। देख रहा था कि कोई मेरी सहायता करने वाला हो, ठीक है, कुछ ना कुछ उसको मतलब वो पैसे देगा। तो कह रहा है कि वो देख रहा था अपने सहायक के रूम में किसी को, कि कोई वो तो फेंक देगा लेकिन कोई उसको उन बंडल्स को इकट्ठा करने वाला भी तो हो, ठीक है। उन बंडल्स को इकट्ठा करना, और जैसे कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से क्या था? आई फिल द स्लॉट, मैंने उस स्लॉट को, स्लॉट मीन्स स्थान, मैंने उस स्थान को, उस जगह को फिल कर दिया, मैंने उसको भर दिया, मतलब उसने ज्वाइन कर लिया, उसके एज ए असिस्टेंट ज्वाइन कर लिया था। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, शमसुद्दीन ने सहायता की मेरी पहली कमाई करने में, ठीक है। मेरी फर्स्ट वेज मतलब पहली भी जो मजदूरी थी वो कमाने मेरी सहायता की थी। हाफ ए सेंचुरी लेटर, और लगभग 50 साल बाद, हाफ ए सेंचुरी लेटर मतलब लगभग 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई फर्स्ट ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहे हैं कि लगभग 50 साल बाद भी मैं उसको अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कि वो प्राइड, जो गर्व मेरे को महसूस हुआ था उस समय जो मैंने पहले कमाई की थी, तो मैं उसको आज भी फील कर सकता हूँ। आगे कह रहा है एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हर एक बच्चा जन्म लेता है विद इनहेरिटेड क्या होता है? पूर्वजों से हमें जो प्राप्त होते हैं गुण, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ गुण हमें प्राप्त होते हैं पूर्वजों से, तो वो लेकर के पैदा होते हैं, ठीक है। यार हर एक बच्चा अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ गुण लेके पैदा होता है। इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेन इन सर्टेन वे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। और कह रहे हैं कि कहाँ इनटू जन्म लेता है, कहाँ पर? एक स्पेसिफिक, एक बहुत ही एक जो मतलब स्पेसिफिक होता है ना, सोशो इकोनॉमिक, आर्थिक, और जो एक सोशो इकोनॉमिक जो एक मतलब एक माहौल होता है, ठीक है, वहाँ वो बच्चा जन्म लेता है
सामाजिक आर्थिक रूप से मतलब किसी विशेष, स्पेसिफिक मतलब विशेष होता है, और सोशियो इकोनॉमिक होता है सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, और भावनात्मक जो माहौल में बच्चे जन्म लेता है, एंड ट्रेन, और उसको ट्रेनिंग दी जाती है या उसको तैयार किया जाता है इन सर्टेन वे, कुछ एक खास वे में, एक खास तरीके से, बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, जो हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं, फिगर्स मतलब सदस्य होते हैं, अथॉरिटी मतलब जिनको अधिकार होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे जो परिवार के जो सदस्य तो वही हमें पालते हैं ना, तो वही हमें एक विशेष रास्ते में या विशेष रूप से हमें पालते हैं, और हम कुछ एक पूर्वजों से हम गुण लेके पैदा होते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मुझे जो सौगात में मिला या मुझे जो पूर्वजों से मिला वो था ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, और सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन हमें मुझे मिला था मेरे फादर से। फ्रॉम माई मदर, और मेरी माता से मुझे क्या मिला, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और मेरी माँ से मुझे क्या मिला कि एक अच्छाई, मतलब विश्वास, इनहेरिटेड मतलब फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में दृढ़ विश्वास, और डीप काइंडनेस और गहन दयालुता, और यही मेरे 3 बहन भाइयों को भी यही मिला था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में मेरे 3 बहुत ही गहन मित्रता थी, मेरे 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये उनके 3 दोस्तों के नाम हैं। क्या क्या, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों जो लड़के थे, ये तीनों के तीनों रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन, और हम मतलब वो जो बच्चे थे, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। अब क्या है ये, इसको मैं लास्ट की जो लाइन है यहाँ से शुरू करता हूँ समझाना, फिर ऊपर वाली लाइन आपको समझ में आई। कह रहा है कि बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग होता है पालन पोषण करना, रिलीजियस होता है धार्मिक, और डिफरेंस मतलब अलग होना, कि हमारे धार्मिक और हमारा जो पालन पोषण था वो अलग था, ठीक है। और अब कह रहे हैं कि हम बच्चे होते हुए हमारा बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी नन ऑफ अस, हम में से किसी ने भी कभी महसूस नहीं किया, कोई भी बीच में, हमारे बीच में कुछ डिफरेंस हो, हमारे बीच में कुछ अलग हो, ठीक है। कह रहे कि हम तीनों दोस्तों ने, हमारा जो रहन सहन अलग था, पालन पोषण भी हमारा अलग था, धार्मिक रूप से भी हम बिल्कुल अलग थे, लेकिन हमारे बीच में कभी कोई मतलब कुछ भी हमारे बीच में ऐसा नहीं था जो हमें भेदभाव महसूस हो, ठीक है। डिफरेंस मतलब भेदभाव होना, हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम अलग अलग हैं, ठीक है। इन फैक्ट, और वास्तव में, रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामानंद शास्त्री थे वो किसके बेटे थे, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि जो मेन पुजारी होते हैं ना मंदिरों के अंदर, तो वो थे, मेन पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के अंदर। लेटर, और बाद में, ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, और लेटर बाद में किसने, जो रामानंद जो शास्त्री थे, ठीक है, उन्होंने प्रीस्टहुड, जो पुजारी का जो ओहदा था रामेश्वरम टेम्पल का, वो अपने फादर से ले लिया था। मतलब क्या है, पहले उनके जो फादर थे, ठीक है, अब देखो दोबारा बताता हूँ, जो रामानंद शास्त्री थे वो अपने फादर की जगह जो पुजारी का काम करने लग गए थे, ओके। ये उसकी स्टोरी। ये देखिए, एक पिक्चर है इसके अंदर की, जो जाते हुए बच्चे, ये जैसे अब्दुल कलाम हैं, ये आगे हिंदू ब्राह्मण फैमिली सारे के सारे, ठीक है, ये आगे आएगा बिल्कुल, हम बाद में पढ़ेंगे। फादर, और अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, ठीक है। अरविंदन ने क्या किया, किस बिजनेस में चला गया वो, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब जो आवागमन के लिए जो साधन वगैरह हम चाहिए होते हैं ना, तो वो उन्होंने अरेंज करने का काम कर लिया। फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थ यात्री जो होते हैं, उनके लिए जो बस वगैरह या गाड़ियाँ जो बुक करने का काम उन्होंने कर लिया। और शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज।
और शिव प्रकाशन ने क्या किया कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर बन गए, ठेकेदार बन गए। कैटरिंग मतलब खाने पीने के जो भोजन वगैरह वहाँ पर स्टॉल वगैरह लगी होती है, तो उन चीज़ों के वो ठेकेदार बन गए थे। कहाँ पर? सदर्न रेलवे, जो दक्षिण जो रेलवेज है वहाँ पर उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया था। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।